हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 7। हमारा टेस्ट नंबर 7 है। फुल लेंथ टेस्ट है सामान्य अध्ययन का, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साइंस और इकोनॉमिक्स सभी के इसमें क्वेश्चन होंगे। और प्लस इसमें जुलाई का करंट अफेयर होगा। तो इसके पहले जितनी भी मैंने टेस्ट सीरीज अपलोड करी है नंबर 1 से, वो मंथली वाइज करंट अफेयर सारी टेस्ट सीरीज में दिए हैं। और करंट अफेयर के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन वो लोग इंक्लूड करते हैं, प्लस सी सेट के भी क्वेश्चन रहते हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं सी सेट के सारे क्वेश्चन बताऊं। कुछ कुछ नॉर्मल होते हैं और कुछ कुछ एक ही तरीके के होते हैं जो आप कर सकते हो, तो वो मैं स्किप कर सकती हूँ। एक और अच्छी बात है कि हमारे एक व्यूवर्स ने हमें 2 क्वेश्चन आई थी। कुछ आंसर मिस प्रिंट था या टंग ट्विस्ट हो गया था, जैसे कि हम ऑप्शन ए बताना होता है ईयर का, तो हमने ऑप्शन बी बता दिया। तो उसके लिए बहुत 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 थैंक यू आपका, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन बताना और इतना डीपली जल्दी कोई करता नहीं है। उससे अच्छी बात क्या रहती है ना कि हम आगे के लिए थोड़ा सा अवेयर हो जाते हैं। कोशिश करते हैं कि ना तो टंग ट्विस्ट हो और ना ही कोई चीज़ अगर गलत प्रिंट है तो हमारा उस पर बहुत अच्छे से ध्यान रहे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी कि हम किसी को कुछ भी बता रहे हैं, तो अगर हम सही नहीं बता सकते तो गलत बताने का हमें कोई अधिकार नहीं है। मैं माफ़ी भी चाहती हूँ कि शायद क्या होता है ना कि हम क्वेश्चन आंसर पढ़ के आपको बताते रहते हैं और मेरा ये उद्देश्य रहता है कि कम टाइम में आपको सारे क्वेश्चन पता चल जाए। तो उसमें भी हो सकता है मेरी गलती हो कि मैंने ध्यान नहीं दिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आगे से मैं बहुत ख्याल रखूँगी इस बात का। थैंक यू सो मच। चलो हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। मेरा कोई ध्येय नहीं रहता कि टेस्ट के पहले हम 10 मिनट बर्बाद करें और टेस्ट के बाद में, है ना, सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, मैं भी टेस्ट अटेंड करती हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि हम लोगों से क्या होता है। जनरली हम लोगों से होता क्या है कि मैनुअल मिस्टेक बहुत होती है अगर हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि दक्कन ट्रैप के संबंध में सत्य कथन चुने, जो भारत की जोग्राफिकल एरिया है। तो आपको पता है कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और ये आपका एमपी, इधर के बॉर्डर के बीच में क्या हुआ था कि कार्बेनी, इन्होंने दिया क्वेश्चन में कि इसका निर्माण, दक्कन ट्रैप के बारे में दिया है ऑप्शन है कि इसका निर्माण कार्बेनी फेरस काल के प्रारंभिक चरण में हुआ था। सेकंड, ये दरारी उद्भेदन का परिणाम था। ठीक है, कूट दिया है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अब मैनुअल मिस्टेक मुझसे क्या हुआ कि मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। जब दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था तो क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रायद्वीपीय भारत के एक बड़े क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। आप जानते हो, मतलब बताया जाता है कि जब ज्वालामुखी निकलता है तो उससे खूब सारा लावा, गैस, ऐसी चीज़ें निकलती हैं, है ना। तो बेसाल्टिक लावा खूब निकला था, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ था कि उधर की मिट्टी, आप देखना जब आप एमपी साइड में एंट्री करोगे तो हल्की मिट्टी वहाँ से काली स्टार्ट हो जाती है। वो दक्कन ट्रैप का ही कारण है, ठीक है, या परिणाम है। अब देखो, एरिया बता रहे हैं कि परिणाम था यह ट्रैप गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है। यह बेसाल्ट के अपघटन से काली मृदा का निर्माण करता है। देखो, ये चीज़ मुझे जब सर ने बताया तो मुझे वो याद है, बस मुझे ये नहीं याद था कि कार्बेनी फेरस की जगह क्रिटेशियस था। मैनुअल मिस्टेक की वजह से ना हमारे बहुत से कम 6 से 7 क्वेश्चन गलत होते हैं, और अगर आपके 4-5 क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं ना, वो भी आपको लाखों की संख्या में पीछे कर देते हैं। तो मैं बहुत सीरियस बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई ज्ञान देने की ज़रूरत है या मेरी कोई आदत है। मैनुअल मिस्टेक बहुत होती है, 4-5 क्वेश्चन इसी तरीके से गलत हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। आप इसको ना बीच बीच में रिवाइज़ करते रहें। जब रिवाइज़ करेंगे तो मिस्टेक होने के चांस कम रहते हैं, है ना। वैसे भी हम लोग भगवान तो है नहीं कि कोई गलती हो ही नहीं सकती, होती है, पर कोशिश रहती है कि चांस कम रहते हैं और हमारा सिलेक्शन की तरफ हम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आंसर बी यहाँ पर सही है, क्योंकि ये जो कार्बेनी फेरस है ये इन्होंने गलत प्रिंट किया है, ये बताया क्वेश्चन में। इसकी जगह क्रिटेशियस काल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट क्या है? उष्ण झरना, और ये सूची सेकंड क्या है? राज्य। देखो, जिसको उष्ण ना समझ में आ रहा हो ना, वो ये समझ ले हॉट स्प्रिंग। जो हॉट स्प्रिंग होते हैं उन्हीं को उष्ण झरना कहते हैं। ठीक है, चलो इनको मिलान करते हैं। ये तो आपके उष्ण झरना या हॉट स्प्रिंग हो गए। अब ऑप्शन ए ताल बीच ओडिशा, बी सोहना मध्य प्रदेश, सी तप्त पानी हरियाणा, डी अनहोनी राजस्थान। ठीक है, अब इनको मिलान करते हैं। देखिए, जो आपका ताल बीच है ना वो राजस्थान में है, यानी A4। अब यहाँ पर A4 2 जगह आ रहा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सोहना जो आपका है वो हरियाणा में है, तो
A4B3। अब देखो इन्होंने यहाँ पर भी सेम किया है ताकि बच्चा फंस जाए, है ना। A4B3। इसके बाद में जो आपका तप्त पानी है ये ओडिशा में। अब यहाँ पर इन्होंने यहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं। सी यानी 4 दिया है और ये यहाँ पर 1 है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। A4B3 C1D2। अनहोनी जो है आपकी वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है और फैक्ट के हिसाब से ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस तरीके से जो कूट हमारा हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत में तांबा खनिज का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए मलाज खंड, बी मोसाबानी, सी नोवामुंडी, डी खो दरीबा। देखो आपको पता है तांबा भारत में वैसे भी बहुत कम है। कितने % है? जो मैंने बताया ना बहुत कम है। ये मात्र 2% तांबा पाया जाता है विश्व भंडार का, ठीक है। मलाज खंड क्षेत्र जो बालाघाट जिला मध्य प्रदेश में आता है, खो दरीबा क्षेत्र जो अलचर जिला राजस्थान में, और मोसाबानी सिंहभूमि जिला झारखंड में। जबकि जो नोवामुंडी झारखंड है ना, वहाँ पे लौ अयस्क के जो क्षेत्र हैं वो मतलब प्रसिद्ध हैं। तो इन्होंने पूछा ही है कि तांबा खनिज का क्षेत्र नहीं है, तो नोवामुंडी हो जाएगा सी। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तांबा आपको पता है साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में चिली हो गया आपका, ऐसे ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे मतलब कि ये आपका तांबा वगैरह बहुत पाया जाता है। भारत में ये 2% मात्र है पूरे विश्व का। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें नहीं है तो कुछ चीज़ें हैं भी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है। यहाँ पर भी असत्य बताना है। ऑप्शन ए ये भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। जलोढ़ मृदा के बारे में ध्यान रखना, ये आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादातर तो यही आते हैं कि इस मृदा में इस खनिज की कमी है, ठीक है, क्योंकि NPK की कमी रहती है ना भारत की मृदाओं में, उसको बहुत ये लोग फॉर्म करके भेजते हैं क्वेश्चन। सेकंड क्या है, इसमें जैव पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। सी क्या है, फलीदार फसलों की खेती से इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव है, ठीक है। डी क्या है, ये मिट्टियाँ सिंचाई हेतु सर्वोपयुक्त हैं। अब इन्होंने असत्य पूछा है तो पहली बार डी आपका सही है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जलोढ़ मृदा देश के मतलब लगभग 14.25 लाख वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र पर पाई जाती है। इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, किंतु इसमें हाइड्रोजन और ह्यूमस की कमी देखी जाती है। फलीदार फसलों की खेती से इनमें तेजी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव है। फलीदार फसलें कौन हुई, जैसे आपकी अरहर या तुअर की दाल होती है फलीदार फसलों में। तो जो ये दाल के पेड़ होते हैं इनमें कीड़ा होता है जो नाइट्रोजनीकरण के माध्यम से मिट्टियों को मजबूत करता है, ठीक है। तो उससे मतलब ये स्थिर हो जाएंगी। ये मिट्टियाँ मैंने पहले बताया, ये मिट्टियाँ सिंचाई सर्वोपयुक्त हैं। और प्राचीन जलोढ़ को बांगर तथा नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। ये जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं आप तो बताया जाता है या बुक में दिया जाता है। असत्य क्या है, जो इन्होंने कह दिया ना कि इसमें जैव पदार्थ नहीं पाए जाते, तो पाए जाते हैं, केवल आपके हाइड्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, बाकी तो पाए जाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। ये वन है और ये इसके वृक्ष हैं, ठीक है। ऑप्शन ए मानसूनी साल, बी सदाबहार आबनूस, सी अल्पाइन नागफनी, ये डी मैंग्रोव सुंदरी, ठीक है। सुंदरी तो आपको सबसे पहले याद आ जाना चाहिए कि मैंग्रोव सही होगा, क्योंकि सुंदरी पश्चिम बंगाल में एक जगह थी, उसके नाम पर ही ये सुंदरवन पड़े, ठीक है। तो वहाँ तो मैंग्रोव खूब हैं। तो जो सही नहीं है वो आपका फ़िलहाल मैं आंसर बता दूँ। देखिए साल जो है एक मानसूनी वृक्ष है, ठीक है, तो ये तो सही है। और ये भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। हमेशा अपना थोड़ा सा वर्षा का आइडिया लेके चलोगे ना तो क्वेश्चन बहुत आराम से कुछ भी कैसा भी बनाएगा आपको आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि वर्षा से सारे क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे, मगर थोड़ा सा ना गेस वर्क करने में हेल्प मिल जाती है। तो देखो इनका कहना है कि मानसूनी जो वृक्ष हैं वो सॉल के यहाँ 100 से 200 तक वर्षा हो जाती है। सदाबहार वो होते हैं जो अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं। मानसूनी वो होते हैं जो मानसून आने पर, जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखोगे ना तो गांव में जो गांव में क्या मतलब कहीं पर भी, शहर में तो इतने पेड़ नहीं होते, गांव में आप देखोगे ना नीम के पेड़ हुए, एक गांव की भाषा में बोलते पकड़िया का पेड़ हुआ, गूलर का पेड़ हुआ, जामुन का हुआ। ज़्यादातर पेड़ आप देखना ना
अभी जनवरी फरवरी में जब बसंत पंचमी आएगी तो सारी पत्तियां झड़ जाएंगी, उनमें नई नई कोपर निकलेंगी। वो होते मानसूनी, क्योंकि अपना मानसून आने पे पत्तियां गिरा देते हैं और फिर न्यू पत्तियां आ जाती हैं। सदाबहार वो पेड़ होते हैं जो पूरे साल हरे भरे रहते हैं, इनकी पत्तियां नहीं गिरती हैं। क्यों मतलब हरे भरे रहते हैं? क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है, यहाँ 200 से अधिक वर्षा होती है। अल्पाइन आपका हो गया जो यहाँ पर सही मतलब सुमेलित नहीं है। तो ये और मैंग्रोव जो होते हैं, मैंग्रोव आपको पता है डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है ना, वहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। तो इसीलिए मैंने बोला ना, इसे सुंदरवन डेल्टा और सुंदरवन जो वहाँ पे मैंग्रोव दोनों बोला जाता है, उसी के नाम पर ही पड़ा था। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा मिल गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्वतीय ढालों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन ए हवारोधी पट्टियाँ बनाकर, बी समोच्च रेखीय जुताई, सी वन रोपण, या डी इनमें से कोई नहीं। अब आप अगर मृदा की बात करोगे तो आपको कुछ कुछ आइडिया लगेगा कि वनारोपण करके भी तो हो सकती है, पर यहाँ पर पता है जो सबसे ज़्यादा क्लोज होगा वही आंसर हो जाएगा। और हमने भी यहाँ पर सिली मिस्टेक यही की थी। देखिए, मैंने इसके बारे में एक बात नहीं बताई कि अल्पाइन वृक्ष आखिर फिर पाए कहाँ जाते हैं। तो अल्पाइन वृक्ष आपके हिमालय की ऊंचाई के भागों में 2800 मीटर से 4000 मीटर पे पाए जाते हैं। लेकिन नागफनी तो ये वहाँ नहीं पाया जाता। नागफनी आप देखना शुष्क मरुस्थल में पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। आई होप कि आइडिया आपको इसका मिल गया होगा, क्योंकि मैंने इनके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया ना, कि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए। अगर आगे कहीं आते तो आप टैकल कर ले जाओ, तो इसको भी बताना चाहिए था। ठीक है, सॉरी मैंने इस क्वेश्चन के बीच में आपको बताया। हाँ, तो हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि कौन सा क्लोजेस्ट आंसर होगा जो इसका सही रहेगा। तो देखिए, पर्वतीय ढलानों पर मृदा अपरदन को काट कर सीढ़ी नुमा जो खेत बने होते हैं ना, आप देखते हो इधर उत्तराखंड में और शिमला में जाते हो तो वहाँ सीढ़ी नुमा खेत बनाकर समोच्च रेखीय जुताई करके नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। वन रोपण एक और ऑप्शन है इसका कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, लेकिन समोच्च रेखीय जुताई भी उससे पहले की जा सकती है, क्योंकि ये पर्वतीय ढलानों की बात हो रही है। नॉर्मल जो सपाट समतल जमीन होती है वहाँ की नहीं बात हो रही, इसलिए ये समोच्च रेखीय जुताई इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये आपका देखो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का है कि एक नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। ये सिद्धांत क्या कहलाता है? ऑप्शन ए विकास का सिद्धांत, बी एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत, सी उत्परिवर्तन का सिद्धांत, या डी नव विकासवाद का सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन आपने कुछ कुछ समझ लिया होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी का है, साइंस की भाषा है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है। तो देखिए, एक नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। ठीक है, तो यह सिद्धांत उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहलाता है, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूजो डी विरीज ने किया था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से असत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए सभी स्तनधारी असमतापी होते हैं, बी सेकंड चमगादड़ एक स्तनधारी प्राणी है ना कि एक पक्षी। कूट दिया गया है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, देखिए जो कथन एक असत्य है, तापी हो सकते हैं ऐसा तो मुश्किल है, अर्थात ठंडे रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। इसके अंतर्गत आपके मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं। अब समतापी की बात करते हैं, जो गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं जिनके शरीर को ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है, इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी दोनों आते हैं। तो कथन दो सत्य है कि चमगादड़ एक स्तनधारी प्राणी है ना कि एक पक्षी, जो पक्षी वर्ग में नहीं हाँ, चमगादड़ एक रात्रिचर स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा सत्य है। आगे बढ़ते हैं। इनको ना थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, क्योंकि डेली तो हम इनको समझते नहीं हैं, या डेली हमारे बोलचाल में नहीं आता, तो थोड़ा सा लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक पर्वतीय दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा किया गया है? ऑप्शन है नाथुला, बी जिलेपला, सी बड़ा लाचा, डी बनिहाल। देखिए,
जो जेलेबला है वो सिक्किम में स्थित है और तीस्ता नदी द्वारा इस दर्रे का निर्माण हुआ है। यह भूटान जाने का मार्ग देता है। तो बी ऑप्शन हो गया आपका यहाँ पर। बनिहाल जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है। बड़ा लाचा आपका हिमाचल प्रदेश मंडी एवं लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। और नाथुला जो है वो सिक्किम में स्थित है, तिब्बत जाने का मार्ग देता है। ठीक है, तो आपको इन तीनों के बारे में भी इसके सिवा पता चल गया। खैर, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। देखिए, एक मुझे यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हुई थी, मे बी ये मिसप्रिंट है या सच में क्वेश्चन ही बनाया इन्होंने। अटाकामा नाम का एक डिज़र्ट है, ठीक है। अब इन्होंने महासागर के रूप में दे दिया कि कौन सा प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, तो वो हम देख लेते हैं। जो आपका पोर्टोरिको है ना, पोर्टोरिको गर्त वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, बी ऑप्शन। अन्य सभी गर्त प्रशांत महासागर में। मे बी कि अटाकामा नाम को मैंने गर्त सुना नहीं है, या तो ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है या तो ये अटाकामा हो सकता है। मैंने डेजर्ट का नाम सुना है, हालांकि इसमें गलती मेरी नहीं है, ये टेस्ट सीरीज़ की गलती है, पर मुझे कुछ कन्फ्यूजन हुई, मुझे कुछ डाउट आया तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। ये सूची फर्स्ट बंदरगाह है और सूची सेकंड में आपके प्रकृति है। ठीक है, ऑप्शन ए विशाखापत्तनम प्राकृतिक बंदरगाह, बी पारादीप लैगून बंदरगाह, सी हल्दिया नदमुख, डी कांडला ज्वारी। ये कोड दिया गया है। देखिए, यहाँ पर ये आपके जो हैं वो तीनों मतलब चारों ही सही सुमेलित हैं। विशाखापत्तनम जो है वो प्राकृतिक बंदरगाह है, पारादीप आपका लैगून बंदरगाह है, हल्दिया आपको पता ही है नदियों के मुख पे बंदरगाह, क्यों? क्योंकि ये आपकी गंगा ब्रह्मपुत्र और हाँ ब्रह्मपुत्र उधर से आकर के जब यहाँ पर ये आपके पश्चिम बंगाल के साइड में, कोलकाता साइड में नदियों को बहुत बड़ा नदमुख बनता है, जो तो वहाँ पर हल्दिया बंदरगाह है। ठीक है, तो ये हल्दिया नदमुख पे का निर्माण हुआ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आइडिया हम लगा रहे हैं, गेस वर्क कर रहे हैं ना। कांडला जो है वो आपका ज्वारी बंदरगाह है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कथन कारण का। तो नीचे दो कथन दिए गए जैसा आपको पता रहता है, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है कि समुद्र के किनारे के भागों पर दैनिक तापांतर कम होता है। ठीक है, कारण आर कहता है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पर जो कूट दिया गया है वो कूट पता है कि ऑप्शन ए में ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन हमारा कहता है कि ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी कहता है कि ए सही है परंतु आर गलत है, और डी कहता है कि ए गलत है परंतु आर सही है। हम पहले इसका फैक्ट देखते हैं कि जो इन्होंने कहा है वो क्या सही है। देखिए, अभिकथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। क्यों? क्योंकि एक वर्ष एवं दिवस के अधिकतम और न्यूनतम ताप के अंतर को ही क्रमशः वार्षिक एवं दैनिक तापांतर कहते हैं। ठीक है, समुद्र के किनारे के भागों में दैनिक तापांतर में अंतर बहुत कम होता है, अतः दैनिक तथा वार्षिक तापांतर भी कम होता है। तो इस तरीके से जो सी ऑप्शन होगा हमारा वो आपका होगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, पता है ना, जैसे समुद्र के किनारे देखो जो तट के वो रहते हैं राज्य, आपको पता है वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती। ये आपके नॉर्थ की तरफ ज़्यादा होती है ना, क्योंकि उधर समुद्र की वजह से वाष्पीकरण होता रहता है, उसका एक अलग स्ट्रक्चर होता है, पता ही है। तो साउथ इंडिया में आप देखना बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ नहीं पड़ती है ना। वार्षिक तापांतर का भी अलग अलग फ़र्क हो जाता है, वही इन्होंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए हॉर्टिकल्चर, व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़ों का पालन, बी मोरिकल्चर, रेशम के कीट हेतु शहतूत की कृषि, सी एरिपोनिक पौधों को केवल जल में उगाना, डी पोमोलॉजी फल विज्ञान। अब इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो देखना है। देखो, एक डिफरेंस और समझ लो, यहाँ पर फिलहाल तो बी ऑप्शन जो है वो हम पहले आप बात करते हैं। एरिपोनिक के अंतर्गत पौधों को हवा में उगाया जाता है, ना कि पानी में। तो सी ऑप्शन तो हमारा सही नहीं सुमेलित है। एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, मोरिकल्चर में रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि है, ना कि रेशम कीट की खेती। रेशम कीट की खेती जो होती है, जो रेशम होता है
वो आपको पता है सेरिकल्चर के अंतर्गत, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस एकदम माइनर, इसको ध्यान रखना। दूसरी बात, हाइड्रोफाइटोलॉजी के अंतर्गत पौधों को जल में उगाया जाता है। जो यहाँ इन्होंने दिया है ना कि पौधों को जल में उगाना, ये हाइड्रोफाइटोलॉजी के अंतर्गत आता है, ना कि एरिपोनिक के अंतर्गत। ठीक है, तो 2 से 3 डिफरेंस आपको यहाँ पता चल गया। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट है कि भारत के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषि के नामों में गलत सुमेल है। ऑप्शन है झूम उत्तर पूर्वी भाग, बी डीपा झारखंड, सी पोडू आंध्र प्रदेश, डी धावी ओडिशा। अब इसमें से कौन सा गलत सुमेलित है वो हम बात करते हैं। तो दीपा छत्तीसगढ़ विशेषकर बस्तर जिले में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। ठीक है, तो दीपा जो झारखंड नदी है ये गलत सुमेलित, ये छत्तीसगढ़ तथा खास करके बस्तर जिले के आसपास होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन सी फसल शुष्क कृषि पद्धति के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन है मक्का, बी चना, सी मूंग या डी चावल। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि फसल जो है वो शुष्क कृषि पद्धति के लिए उपयुक्त नहीं है। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए जो भारत में कृषि पद्धति है, अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो आपको आइडिया ऐसे ही लग जाएगा, गेस वर्क कर सकते हैं। जो चावल होता है ना, पैडी क्रॉप्स, इसको पानी की बहुत आवश्यकता होती है ना। तो ये शुष्क कृषि क्षेत्र के हिसाब से तो उपयुक्त है नहीं, क्योंकि इसको लगभग 110 सेंटीमीटर से कम जहाँ पानी या वर्षा की मात्रा होती वहाँ पर ये कृषि यानी कि ये फसल नहीं हो पाती। तो अगर ऐसे देखें तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चावल जो है वो आपकी शुष्क कृषि पद्धति के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये कुछ जनजातियाँ दी गई हैं क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि जनजातियों तथा उनके देशों का गलत सुमेल है। अब इसमें से कौन सी जनजाति और कौन सा देश गलत सुमेलित है वो बताना है। ऑप्शन है कुलामन फिलीपींस, बी लैप्स दक्षिण स्कैंडिनेविया, सी कुंग दक्षिण अमेरिका, डी वेद्दा श्रीलंका। अब इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है ये हमें बात करनी है। तो जो कुंग है वो आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। यहाँ पर इन्होंने दक्षिण अमेरिका दे दिया है ना। दक्षिण अफ्रीका के अर्मिटेको नदी घाटी की एक जनजाति है। तो जो सी हो जाएगा कुंग, ये आपकी गलत सुमेलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा क्वेश्चन हमारा कि दक्षिणी गोलार्ध में जल मंडल व स्थल मंडल के विस्तार का प्रतिशत क्रमशः है। ये क्वेश्चन को 2 प्रकार से बनाते हैं। एक तो पूछ लेते हैं कि कौन से महाद्वीप में सबसे ज़्यादा मैदानों का विस्तार है। अब यहाँ पर इन्होंने पूछ लिया है कि जल मंडल व स्थल मंडल के विस्तार का प्रतिशत है, यानी कि जल मंडल कितने प्रतिशत है और स्थल मंडल कितने प्रतिशत है ना। ये क्वेश्चन घुमाकर 2 प्रकार से बनता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो होता है जल मंडल व स्थल मंडल विस्तार का क्रमशः प्रतिशत वो 81% तथा 19 यानी 19% है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में जलीय भाग 60 तथा स्थलीय भाग 40% है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आंसर हमारा आ जाता है वो आपका आ जाता है बी 81% और 19%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण योजना में भारत के गंगा के मैदान को किस वर्ग में रखा है। ऑप्शन है AMW, बी CWG, CAS या डी BSHW। अब ये कौन सा तरीका है कि किस तरीके से इन्होंने बताया है क्वेश्चन में, मतलब वो हम देखते हैं कि गंगा के मैदान को किस वर्ग में रखा है। ये इन्होंने कुछ वर्ग बना रखे हैं। ये कैसे वर्ग हैं? देखिए कोपेन ने विश्व जलवायु वर्गीकरण औसत मासिक तापमान तथा वर्षण के आधार पर किया। उन्होंने गंगा के मैदान को CWG वर्ग में रखा, जो शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार का है। मानसून मैंने आपको बताया था, वे पेड़ पौधे होते वहाँ की जलवायु होती जहाँ पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, वो हो जाएंगे मानसून प्रकार के। तो बी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किसे गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। ऑप्शन है कपास, बी जूट, सी चावल या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बंगाल में ना जूट बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रसिद्ध क्या मतलब वहाँ पैदा भी होता है। तो जूट एक कच्चा माल आधारित उद्योग है जो उष्ण व आर्द्र वातावरण एवं डेल्टाई जलोढ़ मृदा के कारण जूट के रेशों का मुख्य उत्पादन पश्चिमी बंगाल के हुगली नदी घाटी के क्षेत्र में होता है। तो इसलिए इसे ही गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है।
ये पक्षियों के आश्रय स्थल है और ये राज्य है। ऑप्शन ए केवलादेव घाना राजस्थान, बी वेदाथांगल तमिलनाडु, सी रंगनाथिट्टू कर्नाटक, या डी सलीम अली मध्य प्रदेश। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो आपका सलीम अली है ना, ये सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है या आश्रय स्थल है ना, ये तमिलनाडु में अवस्थित है, ना कि मध्य प्रदेश में। ये ध्यान रखना है। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। आई होप आंसर आपको पता चल गया है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध मोका कहवा कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए कुवैत, बी यमन, सी ओमान, या डी ईरान। देखिए, जो विश्व प्रसिद्ध मोका कहवा है ना, ये आपका यमन में पाया जाता है। ठीक है। तो अरब प्रायद्वीप में सर्वाधिक वर्षा यमन में होती है और पर्वतीय ढालों पर दिन में देर तक कोहरा छाया रहने के कारण सूर्य की तीखे किरणों से कहवे की फसल सुरक्षित रहती है। तो बी हो जाएगा यमन। ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन एक क्रेटर झील का उदाहरण नहीं है, यानी कि एग्जाम्पल नहीं है। क्रेटर झील कौन सी होती है? जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड हमारे जो मतलब कि ये आपका जो पूरा वायुमंडल बना हुआ है, वहाँ से जब कभी नीचे आते हैं धरती पर, अगर वो बीच में डिस्ट्रॉय यानी ख़त्म नहीं होते और वो ज़मीन पर गिरते हैं, तो बहुत बड़ा गड्ढा या बहुत बड़ा मतलब कि झील टाइप का निर्माण हो जाता है। उसे हम क्रेटर झील का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्राकृतिक झील नहीं है, वो अब ऑटोमेटिक बनी नहीं है, वो एस्टेरॉयड के गिरने से, ज़मीन के धंसने से बनी है। तो वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन नहीं है। देखिए, भारत में जो महाराष्ट्र में लोनार झील है, ये आपकी क्रेटर झील का ही एग्जाम्पल है। दूसरी जो आपकी एवर्नस झील है, ये भी आपके क्रेटर झील का ही उदाहरण है। ठीक है। टिटिकाका झील भी आपके क्रेटर झील का ही उदाहरण है। लेकिन जो जिनेवा झील है ना, ये स्विट्जरलैंड में स्थित है और यह एक भूकंपकृत झील है, यानी कि जब भूकंप आया होगा तब इस झील का निर्माण हुआ होगा। तो टिटिकाका आपकी बोलिविया में है, एवर्सन झील आपकी इटली में है और लोनार झील आपकी महाराष्ट्र भारत में स्थित है ना। तो इस तरीके से सी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। बाकी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलने वाली यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। वह है ऑप्शन ए कांगो जायरे नदी, बी नाइजर नदी, सी नील नदी, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए इनमें से ना कुछ तो विषुवत रेखा को काटती हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होइएगा। लिम्पोपो नदी जो है वो दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलती है और मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो जायरे नदी आपकी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जानते हैं। तो देखिए, ये ना बहुत कंफ्यूज कर देता है। विषुवत और मकर को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये आपकी विषुवत रेखा को, ठीक है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और जो इसको नाइजर नदी को आपकी तेल नदी भी बोलते हैं। ठीक है, तेल नदी भी बोलते हो। तो इनमें से कोई भी नदी नहीं है जो मकर रेखा को काटती हो। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड से सुमेलित करना है तथा जो नीचे सूची दी गई है उनको एक दूसरे से मिलान करके कोड से आंसर को निकालना है। ऑप्शन ए क्या है? विक्रम संवत्सर। ये क्या है? 78 ईस्वी या ईसा पूर्व है। ठीक है, सॉरी 78 ईस्वी है। बी शक संवत्सर, ये है आपकी 3102 ईसा पूर्व। सी है गुप्त संवत्सर, यानी कि 57 ईसा पूर्व या 57 ईसा पूर्व। डी है कली संवत्सर 320 ईस्वी। इसमें से 2 ईस्वी हैं और 2 डेट्स जो हैं वो हैं ईसा पूर्व की। अब हमें इसको मिलान करना है। देखिए, फिलहाल तो जो आपका मिलान करना है वो देखिए, जो इन्होंने विक्रम संवत्सर दिया है ना, ये 57 ईसा पूर्व में आएगा। ठीक है, यानी कि A3 आएगा। अब A3 यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा क्या है कि दूसरा आपका है शक संवत्सर, ये 78 यानी 78 ईस्वी में आएगा, ईसा पूर्व में नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद में जो गुप्त संवत्सर है आपका, ये आपका 320 ईस्वी में आएगा। और बचा कली संवत्सर, ये आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से जो ऑप्शन ए है वो हमारा आंसर है।
ये एक दो बार क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छे से देखा कि ये आईओ पूछता है, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है कि पुस्तक अलाइव द वंडर, जिसमें सर्वप्रथम ब्लैक होल घटना का वर्णन है, के लेखक हैं। ऑप्शन है रोजर ड्रेक, बी जे जेड हॉलवेल, सी हेक्टर मुनरो, या डी रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो ये पुस्तक है, काल कोठरी दुर्घटना का वर्णन है, जे जेड हॉलवेल ने अपनी पुस्तक अलाइव द वंडर में किया है। तो जो इन्होंने किया है, मतलब सॉरी, जो इसके राइटर हैं वो आपके बी ऑप्शन है, जे जेड हॉलवेल। देखिए इनके अनुसार क्या हुआ था कि 1756 में नवाब के आदेश पर 146 यानी 146 अंग्रेजों को एक सकरी और अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया था, जिसमें अगली सुबह 123 लोगों ने दम तोड़ दिया था। तो इसी घटना का वर्णन कलकत्ता की काल कोठरी के नाम से प्रसिद्ध है या किया जाता है। उसी के बारे में जे जेड हॉलवेल ने लिखा है, ब्लैक होल का वर्णन किया। अब ये ब्लैक होल से आपको कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है कि जो हमारे गैलेक्सीज वगैरह के बारे में बात होती उस ब्लैक होल की है, लेकिन नहीं, ये एक पुस्तक का नाम है, सॉरी एक दुर्घटना है जो मतलब 1756 में घटी थी, तो ये उसके परिप्रेक्ष्य में ब्लैक होल इन्होंने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने में सक्षम करने वाला अधिनियम था। ऑप्शन है एक्ट, मतलब 11 बोल सकते हैं, या 11/80/50, ठीक है, 1850। सेकेंड ऑप्शन है एक्ट 21 आपका 1850, सी एक्ट 25 1850, एंड डी एक्ट ये 14 यानी कि 14 1850। तो यानी कि 1850 तो सेम डेट है, बट यहाँ से एक्ट में डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो मतलब ये 1850 में पारित किए गए धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 21वें रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट के द्वारा धार्मिक परिवर्तन के कारण पुत्र अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था, ठीक है। तो ये आपका एक्ट है, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग को चित्रित करता है। ऑप्शन है तुजुक बाबरी, बी कानून ए हुमायूनी, सी हुमायूंनामा, या डी तारीख ए रशीदी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या आंसर हो सकता है। देखिए कानून ए हुमायूनी में हुमायूं के खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति अनुराग दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, कानून ए हुमायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित असत्य कथन है। ऑप्शन है देवराज सेकंड ने एक दूत मंडल चीन भेजा, बी हरिहर सेकंड ने या द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की, सी हम्पी विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी, या डी देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में मुसलमान लड़ाकों को भी भर्ती किया। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि असत्य कथन जो है वो हमें बताना है, ठीक है। देखिए हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी थी, और विजयनगर साम्राज्य की दूसरी जो राजधानी वो पेनुकोंडा थी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है, जो हम्पी है वो इसकी पहली राजधानी थी, सेकंड नहीं थी, सेकंड पेनुकोंडा थी, ओके। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निजामुद्दीन जुनैद प्रसिद्ध वजीर था। ऑप्शन है बलबन का, बी अकबर का, सी इल्तुतमिश का, या डी इब्राहिम लोदी का, ठीक है। देखिए जो निजामुद्दीन जुनैद इल्तुतमिश का प्रसिद्ध वजीर था, और इसने रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र किया था, जिसे रजिया ने विफल कर दिया था, है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इल्तुतमिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड एलनबरो, या डी लॉर्ड बेंटिक। तो सिंध विलय की बात हो रही है। 1843 ईस्वी तक समस्त सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था, ठीक है। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो था। जो लॉर्ड एलनबरो है वो 1842, ठीक है, ईस्वी में ऑकलैंड के स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल बना था। तो 1843 में सिंध को मिलाया गया था, और लॉर्ड एलनबरो था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार महापद्मानंद के उत्तराधिकारियों की संख्या 8 थी। निम्नलिखित में से वे कौन से स्रोत हैं जहां इस तथ्य का उल्लेख है? ऑप्शन है उपनिषद और ब्राह्मण, बी अरण्यक और जैन ग्रंथ, सी पुराण और बौद्ध ग्रंथ, या डी वेद और उपनिषद। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। कह रहे हैं कि पुराणों और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महापद्मानंद के 8 उत्तराधिकारी थे और इस राजवंश के अंतिम शासक धनानंद थे जो सिकंदर के समकालीन थे। ठीक है, तो सी हो जाएगा पुराण और बौद्ध ग्रंथों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये रियासत है और ये शासक है। ऑप्शन है वाकाटक, प्रवरसेन प्रथम, बी राष्ट्रकूट, दंती दुर्ग, सी पल्लव, सिंह विष्णु, या डी चालुक्य राजराज प्रथम। अब इसमें से कोई एक सही सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना है। ठीक है, देखिए जो आपका राजराज प्रथम दिया गया है ना यहाँ पर, तो वो चोल वंश का महान शासक था। ठीक है, यहाँ क्या दे दिया? चालुक्य। ऐसे ये क्वेश्चन में कंफ्यूज करते हैं और ऐसे आयोग भी कंफ्यूज करता है। ठीक है, आंसर तो फिलहाल जो होगा वो होगा आपका डी। लेकिन आपको याद रखना कि ये जो राजराज प्रथम है ये चालुक्य से नहीं चोल वंश से संबंधित है। ठीक है, यानी उसका महानतम शासक था या महान शासक था। ठीक है, और जो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर निर्माण का श्रेय है ना वो भी राजराज प्रथम को ही है। तो इस तरीके से और सभी हमारे सही सुमेलित हैं। डी ऑप्शन जो है राजराज प्रथम, ये आपका गलत सुमेलित था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका अभिकथन और कारण में क्वेश्चन दिया गया है। अभिकथन ए और कारण आर है। तो अभिकथन ये कहता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, कारण कहता है कि इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो कूट दिया गया वो आपका वही है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है परंतु आर गलत है और डी ए गलत है परंतु आर सही है। हम यहाँ पर ना पहले आंसर चेक कर लेते हैं। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। 33 का आंसर जो है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, जो मामलूक अथवा दास वंश का संस्थापक था। किंतु दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो इल्तुतमिश को ही माना जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के शाही संरचना के प्रमुख अंगों इक्ता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली को उसी ने सुव्यवस्थित किया था। तो जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो आपका कोट में ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने राजस्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की? ठीक है, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, सी नसरुद्दीन महमूद, या डी अलाउद्दीन खिलजी। देखिए यहाँ पर आप ना इल्तुतमिश में कंफ्यूज मत होइएगा। इन्होंने सैन्य प्रणाली, इक्ता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था और मुद्रा को सुव्यवस्थित किया था। यहाँ कह रहे कि राजस्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना, तो ये जो स्थापना की थी ये किया था बलबन ने। बलबन में प्रथम सुल्तान है जिसने राजस्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना भी की और उसने राजस्व सिद्धांत का स्वरूप और सार ईरान के सासानी शासक से लिया था। उसके अनुसार सुल्तान का वह स्थान पैगंबर के बाद आता है और उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, यानी कि नियाबत ए खुदाई। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बलबन। ठीक है, इल्तुतमिश का पहले देख लिया, बलबन का, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी इस तरीके से। आई होप कि आंसर आपको समझ में आया है। खैर, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक रचना में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान कहा है? ऑप्शन है नू ए सिपेहर, बी आशिका, सी खजाइनुल फुतूह, या डी तारीख सुल्तान। एक्चुअली में ना मिडिवल हिस्ट्री में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इनके नाम जो होते हैं ना थोड़ा सा उर्दू और फारसी का मिक्स होता है, तो इसको ना पढ़ने में या याद करने में काफ़ी मतलब कि याद नहीं रहता है। ऐसे कुछ शब्द हैं जो ये इस तरीके से आते हैं, तो थोड़ा सा इन पे ना पकड़ बनानी पड़ेगी। इसके क्वेश्चन बहुत इस तरीके से पूछ लेते हैं। चलिए आंसर हम देखते हैं। अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइनुल फुतूह में अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान कहा है। ठीक है, तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट है
कि निम्नलिखित में से किस एक ने 1000 सितून का निर्माण करवाया था या कराया था? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद गोरी या डी बलबन। 1000 सितून, ठीक है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में दिल्ली में 1000 सितून 1000 स्तंभों वाला महल का निर्माण करवाया था। उसने जमायत खाना, मस्जिद श्रीनगर, हौज ए खास का भी निर्माण कराया था। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है? ऑप्शन ए, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी का था। सेकंड ऑप्शन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल संहिता तैयार करवाई थी। तो कूट यहाँ पर दिया है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट सही है, बी केवल सेकंड सही है, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सही है, या डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, हम बात कर लेते देखते हैं। देखिए, कथन एक असत्य है क्योंकि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था, है ना। ये बात हम लोगों ने पढ़ा है, जिसने भी बुक को सही से, तो उसमें दिया ही है। इसके बाद में उसका साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा था। कथन सेकंड आपका सत्य है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जिसने अकाल पीड़ितों की सहायता की तथा राहत शिविर खोले। ठीक है, तो इस तरीके से जो सेकंड ऑप्शन है यानी अकाल के बारे में बताया गया है, यानी कि अकाल संहिता तैयार करवाई थी, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी है वो केवल यहाँ पर सही हो जाता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवान इस्तिहाक क्या था? ऑप्शन है एक खैराती अस्पताल, बी एक दानशाला, सी रोजगार विभाग या डी पेंशन विभाग। ये क्वेश्चन आपके आयोग में 2 से 3 बार मैंने देखा है, पूछा गया है आराम से। तो इस तरीके से मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवान इस्तिहाक है वो एक पेंशन विभाग है। ठीक है ना, सुल्तान ने इस विभाग को स्थापित निर्धनों और वृद्धों की सामाजिक सुरक्षा हेतु स्थापित किया था। ठीक है, इस तरीके से पेंशन विभाग हमारा आंसर हो जाएगा, यानी डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ये सूची फर्स्ट है और ये सूची सेकंड है। लेखक कवि इधर आश्रयदाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हेमचंद्र हर्ष, बी हरिसेन समुद्रगुप्त, सी जयदेव लक्ष्मण सेन, डी बाणभट्ट कुमारपाल। अब इसमें से हमको सूची से यानी जो ये कूट दिया गया है इससे हमें इन्हें सुमेलित करना है ना, किसने किसको मतलब आश्रय दिया था। ठीक है, देखिए जो यहाँ पर है हेमचंद्र आपके जो है वो आपके कुमारपाल। ठीक है, हेमचंद्र को कुमारपाल ने आश्रय दिया। इसके बाद में हरिसेन है, इनको समुद्रगुप्त ने आश्रय दिया। जयदेव तो सही सुमेलित हैं, लक्ष्मण सेन ने, और बचे बाणभट्ट, इनको हर्ष ने। तो इस तरीके से देखेंगे 4 2 3 1। हाँ, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, हाँ सही सुमेलित है। तो इस तरीके से जो आंसर हमारा है कूट से वो ऑप्शन ए निकला। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम भारत में प्रभाव था, यह सिद्ध होता है। ऑप्शन ए मेहरौली लौ स्तंभ लेख से, बी खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से, सी रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से, या डी पुलकेशिन सेकंड या द्वितीय के एवोल अभिलेख से। ठीक है, तो देखिए रुद्रदमन के जो जूनागढ़ अभिलेख हैं 150 ईस्वी यानी कि 150 ईस्वी में आनर्त और सौराष्ट्र यानी गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध का निर्माण का उल्लेख मिलता है। अगर उस क्षेत्र में कोई निर्माण का उल्लेख मिलता है तो इससे कई सारे फैक्ट मिल जाते हैं, जिससे ये बात सिद्ध होती है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। ठीक है, ऑप्शन सी रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि मीमांसा दर्शन के अनुसार प्राणी के मोक्ष प्राप्त करने का संभावित मार्ग है। ऑप्शन है भक्ति मार्ग, बी कर्म मार्ग, सी ज्ञान मार्ग या डी योग मार्ग। ठीक है, मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष या मुक्ति कर्म से ही संभव है और यह दर्शन कर्म को ही महत्व देता है जो अपनी शक्ति अपूर्व से फल प्रदान करने में सक्षम है। तो इस तरीके से जो बी ऑप्शन है कर्म मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में है ना, तो निम्नलिखित में से कौन सा से सत्य है? ऑप्शन है पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 से 770 ईस्वी तक में थे या था।
सेकेंड ऑप्शन है वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। थर्ड ऑप्शन है कि अरब यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने पाल साम्राज्य को शक्तिशाली बताते हुए उसे रूहमा कहा था। तो अब देखते हैं इसको कि यहाँ पर जो कोड दिया गया है वो ऑप्शन ए में फर्स्ट तथा थर्ड, बी फर्स्ट तथा सेकंड, सी केवल फर्स्ट या डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड बताया गया है। देखिए जो यहाँ पर आंसर सही होगा वो आपका फर्स्ट और सेकंड सही होगा, थर्ड क्यों गलत होगा। तो देखिए ये तो सही है कि पाल वंश का संस्थापक गोपाल ये थे, है ना। और इन्होंने 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरब व्यापारी ने भारत की यात्रा की थी। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में पाल शासकों को अधिक शक्तिशाली बताया और उसने पाल साम्राज्य को रोमा कहा था। तो जो यहाँ पर इन्होंने अब्दुल रज़्ज़ाक़ दिया है इस ऐसे ही क्वेश्चन फंसाने के लिए, ये यहाँ पर हो जाता है गलत। तो इस तरीके से हमारा जो कोड है या ऑप्शन है वो हमारा फर्स्ट और सेकंड सही हो जाता है। ठीक है, हम देखते हैं तब तक हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए अमोघवर्ष, बी प्रवरसेन प्रथम, सी कृष्ण प्रथम या डी कृष्ण तृतीय। ठीक है, एलोरा के बारे में खूब क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, गुहा मंदिर जिसे बोलते हैं, इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था और राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के सामंत थे, है ना। तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कृष्ण प्रथम, ना कि कृष्ण द्वितीय या तृतीय। आई होप आंसर आपको समझ में आ गया। इसके बारे में जो थोड़ा सा फैक्ट दिया है वो भी मैंने आपको बताया। मैं एक बार पढ़ के इसलिए बता देती हूँ ताकि कुछ यहाँ पर आपको समझ में आए। इसके बाद में जब आप खुद से अपनी PDF पढ़ते हो तो और चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हमने इसी चैनल पर अभी इसके पहले एक वीडियो अपलोड की है। मैं आपको जो इंटरपर्सनल क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे आते हैं, लगभग मैंने 2021 के आसपास क्वेश्चन अभी फर्स्ट 2023 के PYQ में दिखाए आपको और उसके बारे में बताया। तो वो पूरी सीरीज़ रहेगी, लगभग 20 सालों के क्वेश्चन हम देखेंगे, बहुत हेल्प करेगा। मैं भी पहले इतना PYQ नहीं करती थी, जब से मैंने उसको एनालाइज़ किया 2 सालों में मुझे काफ़ी चीज़ें उसमें अच्छे से समझ में आई। तो आई होप जो भी घटना चक्र नहीं ला सकते हैं या मतलब और सब्जेक्ट के GS के आप ले आए हो, CSET का नहीं ला सकते हो, तो प्लीज़ वीडियो को देख लो, वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हाँ, अगर आप ले आए हो तो आप अपनी बुक से पढ़ लो, फिर वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इंटरपर्सनल के क्वेश्चन आते हैं अच्छी खासी मात्रा में और उन्हें हम जानबूझ के स्किप नहीं कर सकते या उन्हें हम गलत नहीं कर सकते, है ना। इतना रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। चोल प्रशासन में वेली क्या था या थी। ऑप्शन है भूमि माप की एक इकाई, बी सोने का सिक्का, सी ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान या डी सैन्य इकाई की टुकड़ी, है ना। चोल प्रशासन के बारे में बात हो रही है तो देखते हैं। देखिए चोल प्रशासन में राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि कर था, वेली भूमि माप की इकाई थी, सोने के सिक्के को कासू कहा जाता था। तो इस तरीके से जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए भूमि माप की इकाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं है। ऑप्शन ए युक्ति युक्तता का सिद्धांत, बी विधि का शासन, सी समाजवादी राज्य या डी न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण। इन्होंने कहा है कि मूल ढांचे का भाग नहीं है। ठीक है, देखिए जो मतलब पॉलिटिकल क्वेश्चन शुरू हो गए हैं तो यहाँ पर संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत आपको पता ही है कि केशवानंद, जो बहुत ही फेमस केस है, केशवानंद भारतीयवाद 1973 में स्थापित किया गया था। संविधान की सर्वोच्चता, अंतर्निरपेक्षता, संप्रभुता, शक्तियों का पृथक्करण, विधि का शासन, युक्ति युक्तता का सिद्धांत इत्यादि इसके अंग या भाग हैं, जबकि समाजवादी राज्य की संकल्पना को मूल ढांचे में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा समाजवादी राज्य। देखो कई बार ना टंग ट्विस्ट बहुत होता है, प्लीज़ हंसता नहीं है, मुझे तो हंसी आती है कि हिंदी इतना सिंपल है बट कई बार ना टंग ट्विस्ट हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 86, बी आर्टिकल 111, सी आर्टिकल 112, डी आर्टिकल 93 या 93। ठीक है, तो पॉकेट वीटो के बारे में तो सुना ही है, पढ़ा भी है। तो आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग करता है और भारत के राष्ट्रपति को 3 वीटो शक्तियाँ मिली या निहित है। ठीक है,
ऑप्शन ए आत्यंतिक वीटो, बी निलंबनकारी वीटो और डी जेबी वीटो। अब इसकी डिटेल क्या होती है वो आप ना PDF से पढ़ लेना। हम फिलहाल यहाँ पर आंसर की बात करते हैं, तो वो आपका 111 के अंतर्गत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए मूल संविधान में शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं था। सेकंड, 86वें संविधान संशोधन से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में शिक्षा 21 के अंतर्गत मूल अधिकार घोषित किया था। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है ये बताना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर ना दोनों ही फैक्ट जो इन्होंने बताए ऑप्शन ए और बी में, यानी फर्स्ट और सेकंड में, वो दोनों ही सही। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण का। अभिकथन ए कहता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। कारण आर कहता है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर कोट दिया गया, उससे हमें सही आंसर निकालना है। देखिए फैक्ट आपने दोनों समझ लिए। कथन ने कहा है कि भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, ये सही है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है, ये भी सही है। अब हम देख लेते हैं क्या दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान निर्माताओं को जो लक्ष्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में उन सभी आदर्शों का समावेश किया जिन्हें कार्य रूप में परिणत किए जाने पर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मूर्त रूप ले सके। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, परंतु यदि अभिकथन ए और कारण आर दोनों को आपस में बदल दिया जाए तो कारण आर अभिकथन ए को सही व्याख्या करता है। ठीक है, बट इन्होंने पता नहीं मिस प्रिंट किया है कि क्या किया है। मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर इन्होंने सही बताया है कि ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। अब सत्य कथन यहाँ पर चुनना है। ठीक है, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, देखते हैं हम इसको पहले। देखिए ये जो ऑप्शन है ये अपने आप में ही गलत इसलिए हो जाता है या मतलब असत्य, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला कि परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य तो है ही नहीं। बी तो यहाँ पर कट जाता है। अब हम फर्स्ट की बात करते हैं तो 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार प्राप्त है, जबकि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि विधि या तथ्यों के सार्वजनिक महत्व का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ जिस पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श प्राप्त करना आवश्यक है, तो वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही हो जाता। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टॉक मार्केट में होने वाले घोटालों की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कार्य करती है। ऑप्शन ए CBI, बी ED, सी NIA या डी SFI। ठीक है, देखिए स्टॉक मार्केट में होने वाले घोटाले की जांच के लिए 1 अक्टूबर 2003 को सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन संस्था का गठन किया गया था और यह कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए कथित धोखाधड़ी के मामले की जांच करती। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है सही। चलिए